हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बताएंगे मीटर सेत या मीटर ब्रश क्या होता है, ये किस काम में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं मीटर सेत या मीटर ब्रश। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये आता किस काम में है। तो मीटर सेत लिख सकते हो। मीटर सेत एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो मीटर सेत लिख सकते हैं। मीटर सेत, व्हीट स्टोन सेत, व्हीट स्टोन सेत के सिद्धांत पर कार्य करने वाला, मीटर सेत व्हीट स्टोन सेत के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो मीटर सेत व्हीट स्टोन सेत के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब इसकी रचना देख लो, रचना में देख लो। तो इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन, मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार एक लकड़ी के तख्ते पर मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। ये एसी तार है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार लकड़ी के तख्ते पर मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। ये तार है AB। तो ये साथ साथ लिखते जाओ। इसमें मैग्नेट 1 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार लकड़ी के तख्ते पर मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। ये तार क्या है? AB है, कसा रहता है। इन तारों के सिरों पर L आकार की 2 तांबे की पत्तियां होती हैं जिसमें संयोजक पेच लगे रहते हैं। और संयोजक पेच क्या होते हैं? जिसे हम खोलते हैं उसी में तार को लपेट देते हैं। संयोजक पेच लगे रहते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक अन्य पत्ती लगी रहती है जिसमें 3 संयोजक पेच होते हैं। इसमें कितने पेच होते हैं? 3 संयोजक पेच होते हैं। और बीच वाले पेच में एक धारामापी, गैल्वेनोमीटर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। तीसरे पेच में एक धारामापी लगा देते हैं जिसमें एक विसर्पी कुंजी, ये क्या है? विसर्पी कुंजी, अलग लिख दे रहे हैं, विसर्पी कुंजी लगी होती है। तो ये इसकी रचना हो गई। तो इसकी रचना क्या है? इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार एक लकड़ी के तख्ते पर मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। इन तारों के सिरों पर 2 L आकार की तांबे की पत्तियां लगी रहती हैं जिनमें संयोजक पेच लगे रहते हैं। इन पत्तियों के बीच में एक अन्य पत्ती लगी रहती है जिसमें 3 संयोजक पेच लगे रहते हैं। और बीच वाले पेच में एक धारामापी जोड़ देते हैं तथा इसमें एक विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं जिसको इस तार AC के बीच में कहीं पर भी स्पर्श कराया जा सकता है। तो ये इसकी हो गई रचना। अब देखो इसकी कार्यविधि या प्रतिरोध ज्ञात करना, कुछ भी लिख लो। इसकी कार्यविधि में देखो, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, कार्यविधि में देखो, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे C व D के बीच जोड़ देते हैं। जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे C व डी के बीच जोड़ देते हैं तथा
जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स को ए व डी के बीच जोड़ देते हैं। अब बैटरी के धन सिरे को, बैटरी या सेल के धन सिरे को कहाँ जोड़ देते हैं? ए से जोड़ देते हैं तथा इसके ऋण सिरे को एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी के द्वारा कहाँ जोड़ देते हैं? सिरे सी से जोड़ देते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो कार्य विधि में क्या लिखोगे? जिस तार का, कार्य विधि में जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे सी व डी के बीच जोड़ देते हैं तथा ए व डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। अब बैटरी अथवा सेल के धन सिरे को ए से जोड़ देते हैं तथा ऋण सिरे को एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी की सहायता से कहाँ जोड़ देते हैं? सी से जोड़ देते हैं। अब इसको चेक करना है। अगर हम इसको जॉकी को, ये जॉकी या विसर्पी कुंजी को हम ए सिरे पर स्पर्श कराते हैं, कहाँ से कराते हैं? इसको ए सिरे पर लेके आएँ तो ये धारा मापी है, ए सिरे पर लेके आए तो सुई किधर जानी चाहिए? सी सिरे की ओर जाना चाहिए। ए पर हम लेके आ रहे हैं तो सुई किधर जानी चाहिए? ए पर लेके आ रहे हैं विसर्पी कुंजी को तो सुई किधर जानी चाहिए? सी पर। और सी पर लेके आएंगे तो सुई किधर जानी चाहिए? ए पर आनी चाहिए। या जॉकी को इधर लेके जाएंगे तो इसका सुई इधर आना चाहिए और इसको जब जॉकी को यहाँ लेके आएंगे तो सुई किधर जानी चाहिए? इधर जानी चाहिए। और जब इधर लेके आएंगे तो इधर जानी चाहिए। अगर इस तरीके से हो रहा तब तो ये हमारा ये समायोजन कैसा है, यानी कनेक्शन कैसा है, इसका सही है। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो ये इसके कनेक्शन कैसे हैं? गलत हैं। तो हम इसको फिर दोबारा कनेक्शन करेंगे। अब प्रतिरोध ज्ञात करना, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं? अब इसमें से 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 15 ओम का एक प्रतिरोध बॉक्स, वो प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? ये प्रतिरोध बॉक्स है तो इसमें कई प्रतिरोध लगे रहते हैं, 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 15 ओम। तो यहाँ से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध निकाल के हम इस विसर्पी कुंजी को इस तार पर ले जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि इसमें धारा मापी में विक्षेप कितना हो जाता है? शून्य प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है। तो वो यहाँ पर, तो ये दूरी हम मान लो यहाँ पर बी पर आए तो बी पर ये विक्षेप की स्थिति कैसी हो गई? शून्य हो गई। तो ये दूरी कितनी है? एल है। जब ये एल है तो ये कितनी हो जाएगी? 100 - एल सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मीटर पैमाना लगाया है। तो जैसे ये 20 सेंटीमीटर तो ये अपने आप 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 40 सेंटीमीटर है तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से देख लो। तो हम मान के चल रहे हैं। अब लिख लो, माना बिंदु बी पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। माना बिंदु बी पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तब क्या होगा? तब ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा एल और बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 100 - एल। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? बी सी - एल। ए बी बराबर हो जाएगा एल, बी सी बराबर 100 - के एल। तो यहाँ पर जब ये शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी तो व्हीटस्टोन सेतु का यहाँ सिद्धांत लगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है? संतुलन की अवस्था में दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात से दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। तब व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, तब व्हीटस्टोन के सिद्धांत से क्या होगा? P/Q बराबर R/S। समीकरण डाल लो एक। P/Q बराबर क्या हो जाएगा? R/S हो जाएगा। P/Q बराबर R/S। तो यहाँ से देख लो, ये उतार लो। ये उतार लिया। अब देखो, इसको हम मिटा रहे हैं। तब तार ए बी का प्रतिरोध, तब तार ए बी का प्रतिरोध क्या होगा? पी बराबर क्या होगा? रो × L/A।
रो इंटू एल बाई ए, समीकरण डालो 2। और तार BC का प्रतिरोध, तार BC का प्रतिरोध कितना हुआ, तार BC का प्रतिरोध Q बराबर क्या हुआ, रो इंटू एल की जगह कितना है 100 माइनस एल बटे, ये पढ़ा दिया गया था पिछले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर डालो 3, 2 में 3 का डिवाइड करने पर, 2 में 3 का भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, P बटे Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए बटे क्या हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस के एल बाई ए। तो ए से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो P बटे Q किसके बराबर आया, एल बटे 100 माइनस एल, ये आएगा। रो बटे सेल P बटे Q बराबर एल बटे 100 माइनस एल, ये आ जाएगा। तब समीकरण 1 से, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, S का मान ज्ञात करना है, तो ये उतार लिया होगा, तार AB का प्रतिरोध, तार BC का प्रतिरोध। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया, PQ बराबर क्या दिया, RS। तो PQ का मान कितना है, L बट्टे 100 माइनस एल, 100 माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा, R बट्टे S, R बट्टे S हो जाएगा। और मुझे किसका मान ज्ञात करना है, S का मान ज्ञात करना, तो S बराबर क्या हुआ, ये यहाँ आ जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल बट्टे एल इंटू आर, ये हो जाएगा 100 माइनस एल बट्टे एल इंटू आर हो जाएगा। तो आर का मान यहाँ से जैसे 5 ओम का निकाला तो ये ज्ञात है, एल का मान यहाँ पढ़ ही लेंगे तो एस का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मीटर छेद की सहायता से हम एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देख लो, मीटर छेद की सहायता से, ये अगली है, मीटर छेद की सहायता से किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये अगली है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम जानते क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट रो बराबर क्या होता है, एस, आर की जगह क्या हो जाएगा, एस इंटू ए बाई एल, ये होता है। और पिछले चैप्टर आप विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, एस इंटू, एस का मतलब आर इंटू ए बाई एल, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है एस, तार का अज्ञात प्रतिरोध ये है, तो ये तो इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे, एस बराबर 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर, तो ये ज्ञात कर लेंगे, एस इंटू ए बाई एल होगा। अब देखो यहाँ, अब स्क्रू गेज की सहायता से, इसके बाद यहाँ लिखोगे, स्क्रू गेज की सहायता से तार की त्रिज्या आर ज्ञात कर लेते हैं, आर ज्ञात कर लेते हैं। तब ए बराबर क्या होगा, तब ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तब रो किसके बराबर होगा, रो बराबर होगा एस इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टे एल। तो इस तरीके से हम किसी एस तो यहाँ से ज्ञात कर लिया और आर का मान स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात कर लिया, तो रो का मान कैसे ज्ञात करेंगे, रो बराबर एस इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टे एल। इसकी सहायता से हम किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इससे, या इसकी सहायता से हम किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। हम किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।
ये है, इसकी सहायता से हम किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कुछ सावधानियां भी हैं इसकी, कुछ सावधानियां। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये तो एक रीडिंग हुई थी, जैसे हम 5 ओम का प्रतिरोध निकालिए तो एक रीडिंग निकाल ली, तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। फिर हम 10 का निकाल लेंगे तो 10 का फिर ऐसी रीडिंग लेंगे, फिर प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, फिर और 15 का निकाल लेंगे, फिर रीडिंग लेंगे, फिर तीनों रीडिंगों को जोड़ के और 3 का भाग दे देंगे तो ये होगा एवरेज प्रतिरोध। कहने मतलब 3 हम रीडिंग निकालेंगे और तीनों रीडिंगों में हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और तीनों जोड़ लेंगे तो औसत प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, ये होगा फाइनल। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कम से कम कितनी रीडिंग लेंगे? 3। तो 5 ओम निकाल लेंगे, फिर 10 ओम निकाल लो, 15 ओम निकाल लो, इस तरीके से हम 3 रीडिंग लेंगे। 3 रीडिंग निकाल के और उसका औसत निकाल लेंगे तो वही उसका प्रतिरोध होगा। एक रीडिंग निकाल के नहीं होगा, कितनी रीडिंग निकालेंगे? 3। अब देखो इसमें कुछ सावधानियाँ हैं। सावधानी, ये प्रैक्टिकल है, ये करने के लिए मिलेगा। तो सावधानियाँ, सावधानी में नंबर 1 लिख लो, किसी तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अगर अधिक समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो तार का ताप बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा मापी हमें शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। तो समझ आएगा नंबर 1, किसी तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर तार का ताप बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस कारण से मुझे धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है, दूसरे में क्या है? विसर्पी कुंजी को रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने पर तार का व्यास बदल जाएगा, जिसके कारण तार का प्रतिरोध बदल जाएगा। प्रतिरोध क्या बदल जाएगा? प्रतिरोध क्या होता है? R समानुपाती क्या होता है? 1/r/4। तो थोड़ा सा ही ये बदलेगा तो ये इसमें अधिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये होता प्रतिरोध बराबर क्या होता है? 1/r/4। R क्या है? तार की त्रिज्या है। तो इसका मान थोड़ा सा ही बदलने पर इसका मान अधिक बदल जाएगा। तो ये होता है। तो 2 हो गए। तीसरा, ये सेल को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अगर सेल को हिलाएंगे डुलाएंगे तो प्लेटों के बीच की दूरी बदल जाएगी, जिसके कारण आई का मान बदल जाएगा। तो इस तरीके से तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। हिलाने डुलाने पर इसका आई का मान बदलेगा, तब प्रतिरोध भी बदलेगा। तो ये हुआ। तो उपकरण को जब प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तो ये सेल को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। और ये पड़ा है, ये प्लेटों के बीच की दूरी। तो आर का मान क्या होता है? प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आर का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और घटेगी तो आर का मान क्या होगा? घटेगा। तो हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। तो ये हुआ। तो इस प्रकार से ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब देखो इसकी त्रुटियाँ भी हैं। इसमें त्रुटि क्या है? जब हम इसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो इन पेचों का भी प्रतिरोध इसमें सम्मिलित रहता है। जब पेचों का प्रतिरोध सम्मिलित रहेगा तो किसी तार का जो सूक्ष्म प्रतिरोध होगा उसको हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं।
उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ मीटर सेत। तो मीटर सेत का सिद्धांत, तो इस प्रकार से हम अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब देख लो धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक देखो। तो धारा नियंत्रक क्या होता है? इसमें चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है। धारा नियंत्रक क्या होता है? चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है। इसमें ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है। इसमें चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है। इसमें ऑक्सीकृत नाइक्रोम के पृथक यानी अलग अलग तार के फेरे लपेटे हुए होते हैं। इसमें चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है। इसमें ऑक्सीकृत नाइक्रोम के पृथक फेरे लपेटे हुए होते हैं। इनके सिरों पर दो स्टैंड होते हैं। इनके सिरों पर क्या होते हैं? दो स्टैंड होते हैं, जिसमें एक छड़ रखी होती है। जिसमें क्या होती है? एक छड़ रखी होती है। इसमें क्या होता है? एक विसर्पी कुंजी एस होती है। इसमें एक विसर्पी कुंजी क्या होती है? एस होती है, जो इस पर तार के जो बेलन पर आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। जो बेलन पर आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। यहाँ पर दो पेच लगे रहते हैं। निचले सिरों पर क्या होते हैं? दो पेच लगे रहते हैं तथा एक पेच कहाँ लगा रहता है? ऊपरी सिरे पर लगा होता है, ए बी, और ये क्या होता है? सी। तो धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक, इसमें चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है। इसके सिरों पर चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है। इसमें ऑक्सीकृत नाइक्रोम के पृथक फेरे लपेटे हुए होते हैं। यहाँ पर इसके दोनों सिरों पर दो स्टैंड लगे रहते हैं। इस पर एक छड़ रखी रहती है और इसमें छड़ पर क्या लगी रहती है? एक विसर्पी कुंजी। ये कौन सी कुंजी है? विसर्पी कुंजी, स्लाइडर के विसर्पी कुंजी लगी रहती है, जिससे बेलन पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। निचले सिरों पर दो पेच ए व बी लगे रहते हैं तथा ऊपर एक पेच सी लगा रहता है। अब देखो, सी लगा रहता है। अब इसका सिद्धांत देख लो। तो इसका सिद्धांत तो ये समझ में आ गया। इसमें क्या लिखोगे? इसमें चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है, जिसमें ऑक्सीकृत नाइक्रोम के पृथक फेरे लपेटे हुए होते हैं। इस बेलन के दोनों सिरों पर दो स्टैंड लगे रहते हैं, जिसमें एक छड़ लगी रहती है, जिसमें एक विसर्पी कुंजी लगी रहती है, जिसे इस बेलन पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इसके निचले सिरों पर दो पेच ए व बी लगे रहते हैं तथा ऊपरी सिरे पर एक पेच सी लगा रहता है। अब इसका सिद्धांत देख लो। धारा नियंत्रक का सिद्धांत तो हमने पढ़ा है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? बी बराबर क्या होता है? आई आर। बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। और आई बराबर क्या होगा? आई बराबर होगा बी बट्टे आर। यदि भी नियत रहे तब क्या होगा? तब आई समानुपाती क्या होगा? 1/r। आई समानुपाती क्या होगा? 1/r। लेकर हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध में, या पढ़ा है रो बराबर क्या होता है? R × A/N।
और आर बराबर क्या होगा, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ये तो एक ही तार के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो आर समानुपाती क्या होगा, एल बटे। तो यहाँ से क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और लंबाई कम होगी प्रतिरोध का मान कम होगा। तो चूँकि आर समानुपाती क्या होगा, एल, इसलिए आई समानुपाती क्या हुआ, एल। आई समानुपाती क्या हुआ, आई समानुपाती हुआ एल, वो 1/L, आई समानुपाती 1/L। यही धारा नियंत्रक का सिद्धांत है, यही धारा नियंत्रक का, ये धारा नियंत्रक का सिद्धांत है, ये धारा नियंत्रक का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत क्या है, लंबाई बढ़ाने पर धारा का मान कैसा हो जाएगा, तार की लंबाई बढ़ाने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तार की लंबाई कम करने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अतः तार की लंबाई, तार की लंबाई कम अथवा ज़्यादा करने पर, कम अथवा ज़्यादा करने पर, कम अथवा ज़्यादा करने पर धारा की प्रबलता को, धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये हुआ, अतः तार की लंबाई कम अथवा ज़्यादा करने पर धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये हुआ धारा नियंत्रक। अब हुआ विभव विभाजक। विभव विभाजक, देखें इसको प्रयोग कैसे करते हैं, इसको देख लो। इसको प्रयोग क्या है, जिस परिपथ में धारा का मान कम या ज़्यादा करना होता है उसे ए व बी के बीच जोड़ देते हैं, या ए व सी के बीच जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है, जिस किसी परिपथ में धारा का मान कम या अधिक करना होता है उन दोनों सिरों को ए व बी के बीच जोड़ देते हैं, या ए व सी के बीच जोड़ दे। एक तार यहाँ जोड़ देंगे और एक यहाँ जोड़ देंगे, या एक यहाँ जोड़ देंगे और एक यहाँ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करता है विभव विभाजक। विभव विभाजक क्या होता है, विभव विभाजक, तो विभव विभाजक का मान भी यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव का मान कम या ज़्यादा किया कर सकते हैं। तो यह एक विभव विभाजक लिख लो, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव का मान कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो विभव विभाजक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव का मान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ देख लो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी रचना, इसकी रचना देख लो। धारा नियंत्रक के समान इसकी रचना एकदम यही है। जो धारा नियंत्रक की रचना है वो ही एकदम सेम। इसमें चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है जिसमें ऑक्सीकरण नाइक्रोम के पृथक पृथक फेरे लपेटे हुए होते हैं। इसके दोनों सिरों पर दो खूंटी लगी रहती है जिसमें एक छड़ रखी रहती है, बीच में बेसर की कुंजी लगी रहती है जिससे बेलन पर चलाया जा सकता है। इसमें दो पेच लगे रहते हैं तथा एक ऊपर पेच लगा रहता है। ये इसकी हो गई रचना। अब सिद्धांत इसका देख लो। सिद्धांत ओम के नियम से, ओम के नियम से
तो बी बराबर क्या होता है आई आर, बी बराबर क्या होता है आई आर। जब आई नियत रहे, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तब क्या हो जाएगा बी समानुपाती क्या हो जाएगा आर, बी समानुपाती क्या हो जाएगा आर। परंतु आर समानुपाती क्या होगा आर समानुपाती एल, तब बी समानुपाती क्या होगा बी समानुपाती एल होगा। यही विभव विभाजक का सिद्धांत है। यही विभव विभाजक का सिद्धांत है, यही विभव विभाजक का सिद्धांत है। अब देख लो यहाँ यही विभव विभाजक का सिद्धांत है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, लंबाई बढ़ा देंगे विभव का मान क्या होगा बढ़ेगा, लंबाई घटा देंगे विभव का मान घटेगा। अतः तार की लंबाई कम अथवा ज़्यादा करने पर विभव का मान करने पर विभव का मान कम अथवा करने पर विभव का मान कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो याते तार की लंबाई कम या ज़्यादा करने पर विभव का मान कम या ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि ये विभव किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा विभव का मान बढ़ेगा, लंबाई कम होगी विभव का मान कम होगा। तो जिस परपथ के जिन बिंदुओं के बीच में विभव का मान ज्ञात करना होता है उसे ए व बी के बीच जोड़ देते हैं या ए व सी के बीच जोड़ देते हैं। सही है, ए व बी के बीच जोड़ देते हैं या ए व सी के बीच जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर विभव का मान कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।